तो हाय नमस्ते एंड वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में हम देखने वाले स्टैंडर्ड 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, वो टॉपिक में से मोशन के जो 3 लॉज न्यूटन्स बाबा ने बताए हुए वो हम ये वीडियो में देखने वाले, और उसके साथ ही हम कवर करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम का जो लॉ है वो हम ये वीडियो में देख लेने वाले। और पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखा था हमने मोशन क्या होता है, नेक्स्ट देखा था हमने डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड उसके 3 टाइप्स। ये चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी, जो कि ये चैप्टर समझने में आपके बहुत काम आएंगी और आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो पहले वो वीडियो देख लेना और बाद में ये वीडियो समझ लेना। वो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन के यहाँ पर भी है। तो अभी हम देखते हैं पहले 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन के 3 इक्वेशन कौन से, लॉ हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इक्वेशंस। तो उसमें का फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर और ये जो इक्वेशन है ये किसके रिलेटेड है, ये क्या रिलेशनशिप शो करता है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो ये इक्वेशन डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर जो v होगा वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन है s इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तभी यहाँ पर s मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ये जो इक्वेशन है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच क्या संबंध है वो बताता है। और यहाँ पर s मतलब डिस्प्लेसमेंट, बाकी की जो चीजें है वो आपको पता है ऑलरेडी, हमने पिछले वाले इक्वेशन में वो डिस्कस की थी क्या है करके। थर्ड इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है वो रिलेशनशिप बताता है कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या संबंध है, ये बताता है थर्ड वाला इक्वेशन। ये तीनों भी जो इक्वेशंस है वो आपको ये चैप्टर के जो सम्स है वो सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको वो ध्यान में रखनी है और आपको समझ के लेना है कि कौन से इक्वेशन कब काम में आएगा। तो हम एक नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, और ये वाली वीडियो में हम देख लेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circular path with a constant speed। तो आपने झूला तो देखा होगा, जो मेले में झूला रहता है वो तो आपको पता रहेगा। तो वो झूला जब मूव करता है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो मोशन होती है वो कैसे होती है, कांस्टेंट है ना, सर्कुलर पाथ में रहती है। या फिर बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि जो वॉच होता है, जो घड़ी होती है, तो घड़ी के जो कांटे मूव करते हैं वो मतलब आवर हैंड, सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड, वो तीनों भी जब मूव करते हैं तो वो कौन सी मोशन में रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए एक तो हम सेकेंड हैंड लेके चलते हैं। सेकेंड हैंड हर एक सेकेंड में चेंज होता है, मतलब उसका टाइम क्या है, एक सेकेंड में वो चेंज होता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है। और उसकी जो मोशन होती है वो कैसे होती है, सर्कुलर मोशन होती है। मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में क्या देखा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, घड़ी का जो सेकेंड हैंड है वो क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कल में ही वो मूव करता विद कांस्टेंट स्पीड। तो अभी यहाँ पर उसका स्पीड मतलब टाइम क्या उसका टी कांस्टेंट ही है, वो एक सेकेंड के अंदर, सेकेंड के बाद हर एक पोजीशन में से क्या होता है वो चेंज होता है उसकी पोजीशन। तो यही बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। तो देखिए अभी, और अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब कोई भी चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसके वेलोसिटी में चेंज सिर्फ एक ही वजह से आता है, और वो है कि उसकी डायरेक्शन आप बदल दो तो उसमें चेंज आएगा। अगर आपने उसकी डायरेक्शन नहीं बदल दी, वो एक ही डायरेक्शन में मतलब सर्कुलर में घूमता रहा तो आप कितनी भी देर तक उसे घुमा लो उसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। बट अगर आपने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया
मतलब वो अभी ऐसा घूम रहा है, सर क्लॉकवाइज में घूम रहा है, और आपने बीच में अगर उसे एंटी क्लॉकवाइज कर दिया या फिर आपने उसको रोका और किसी दूसरी जगह पर मोड़ दिया, तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पर जो बेजे में भूसा भरा है उसको निकाल लीजिए और ये बात आपके बेजे के हार्ड ड्राइव में फिक्स बैठा दीजिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि ये पूरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन्स बाबा ने 10वीं में जो हमारा पहला ही चैप्टर है वहाँ पर ग्रेविटेशन, वहाँ पर एक लॉ बताया, ग्रेविटेशनल का लॉ, यहाँ पर मोशन के लॉ, और वैसे बहुत सारे उन्होंने लॉ बता के रखे। और वो अगर वो एक आदमी नहीं होता तो साइंस लेने वाले जो बच्चे हैं वो एकदम सुखी जिंदगी जी रहे होते। लेकिन अभी एक आदमी की वजह से उनका पूरा दिमाग होता है वो क्या होता है, घूम जाता है। तो ये हो गई मजाक की बात। तो अभी इसको रखते हैं हम साइड में और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो न्यूटन बाबा ने मोशन के 3 लॉ बताए। अभी मोशन क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप वो वीडियो देख सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ऊपर आई बटन के यहाँ पर भी है, तो आप वहां से भी वो देख सकते हो। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट अ रेस्ट और इन अ मोशन और इन अ स्टेट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force is applied on it। मतलब क्या है कि सिंपल, एकदम सादा सिंपल उसने बताया, जो कि हम नॉर्मल डे में भी यूज कर लेते हैं। देखिए उसने न्यूटन बाबा ने क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब समझ के चले कि आपने एक पत्थर ले लिया, वो पत्थर को आपने एक जगह पर रख दिया और अब 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद और या फिर 1 साल के बाद, जब तक आप या फिर कोई उस पत्थर को हिलाता नहीं है, मतलब उसको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करता है या फिर उसको धक्का नहीं देता है, तब तक उसका पोजीशन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। कि उसको आपने एक पोजीशन में रख दिया और आप उसे देखने के लिए नहीं आए तो वो पत्थर को आपको वैसे पैर भी फूट जाएंगे और वो चलने के लिए लगेगा, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो यही सिंपल सी बात उन्होंने कही है कि कोई भी एक चीज अगर वो रेस्ट में, रेस्ट मतलब अगर एक ही पोजीशन पर है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि आपने एक पत्थर लिया और वो पत्थर एक पोजीशन पर रख दिया और आप 10 दिन के बाद और 15 दिन के बाद आओ या फिर आओ ही मत, तभी भी उसकी पोजीशन कभी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। या फिर अगर कोई भी चीज कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, मतलब गाड़ी रहेगी वो 60 किलोमीटर की पर आवर से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक वो कांस्टेंट चल रही है, तो वो उसी स्पीड से आगे चलती रहेगी जब तक, ये जब तक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पे ही पूरा ये फर्स्ट लॉ का गेम है। तो जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, मतलब उस पर कोई भी बाहर से शक्ति या फिर ताकत नहीं लगा देता, फोर्स नहीं लगाता, तब तक उसकी स्पीड या फिर उसका डायरेक्शन या फिर उसकी मोशन चेंज नहीं होगी। तो ये बात आपको समझ में आई। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, जो कि है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो वो लॉ क्या कहता है, देखिए, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स अप्लाइड। मतलब क्या है कि जो मोमेंटम चेंज होता है वो अप्लाइड किए हुए फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एंड वो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कौन से डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया होगा वही डायरेक्शन में वो मोमेंटम चेंज होती है। तो ये बताता है हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन बाबा ने लिखा था। तो यहाँ पर अभी एक वर्ड यूज हुआ था मोमेंटम, तो वो क्या है वो आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो हम देख लेते हैं। मोमेंटम मतलब क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी ऑब्जेक्ट के तो आपको मिल जाएगा मोमेंटम। देखिए, तो हम अभी इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, तभी जाकर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाइड हुआ था तभी, और वो जो फोर्स अप्लाइड हुआ था वो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में अप्लाई हुआ था। तो अभी यहाँ पर t टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी वो अभी हम देख लेते हैं कि जैसे कि द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट वो क्या होगा
क्या हमारे पास m है जो कि वो ऑब्जेक्ट का मास है, एंड हमारे पास u है जो कि वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अभी यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू यू। ये हो गया एक पॉइंट, मतलब इसको हम देंगे एक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, द फाइनल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m इंटू वी। अभी यहाँ पर v क्यों, क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी को रिप्लेस कर देगा, तो इसके लिए यहाँ पर हो गया m इंटू वी। तो अभी यहाँ पर हमारे पास दो मोमेंटम है, मतलब इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मतलब p। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ p यानी कि मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो अभी चेंज इन मोमेंटम वो हमारे पास है, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है एंड हमारे पास फाइनल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम को अगर हमने फाइनल मोमेंटम से माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि होगा mv माइनस mu अपॉन t। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अभी दोनों भी यहाँ पर m कॉमन है, मास कॉमन है, तो हम मास को बाहर निकाल लेंगे और एक ब्रैकेट में रखेंगे v माइनस u को, अभी अपॉन t। तो अभी हमें क्या पता है कि v माइनस u अपॉन t रहेगा, तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आपको नहीं पता होगा तो आप वो वीडियो देख लीजिए। तो हमारे पास मतलब जो भी अभी मोमेंटम है, मोमेंटम रहेगा वो क्या होगा, p इज इक्वल टू m इंटू ए। तो अभी ये जो न्यूटन बाबा का सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। इन सिंपल वर्ड्स, मतलब आपको ये एक इक्वेशन मिल गया, तो अभी हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। उसका जो डायरेक्टली सिंबल है उसको हम निकाल देते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा, m f इज इक्वल टू m मतलब मास, a मतलब एक्सेलरेशन एंड k मतलब कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, तो वो कांस्टेंट निकल जाएगा। तो आपके पास क्या रहेगा, तो ये बताते हैं न्यूटन बाबा का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी हम जो लॉ देखने, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो न्यूटन बाबा का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो मुझे बहुत ही पसंद है, और वो एकदम सिंपल भी है। जब भी हम ये लॉ देखेंगे तो आपको भी पसंद आएगा और आपका वो हर टाइम का फेवरेट लॉ बन जाएगा। एक बार आपने साइंस नहीं लिया 10th के बाद, तभी भी आप ये लॉ नहीं भूल सकते हो। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये लॉ है ही वैसा। इसका एग्जाम्पल तो आप डेली दिन में भी यूज कर दो। देखिए ये लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब सपोज मान के चलिए कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया और सामने वाले ने आपको एक खींच कर रख दी, तो आप क्या करोगे, गांधी जी के जैसा दूसरा गाल आगे करोगे क्या, चल भाई तूने ये गाल पे मारा, अभी ये गाल पे भी मारे, आप ऐसा करते हो क्या, नहीं ना। आप क्या कहते हो, उतनी ही तेज से, उतनी ही जोरदार आप भी उसको लगा दोगे। मतलब क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले एक्शन हो गई, मतलब वो सामने वाले ने आपको खींच के मार दी, तमाचा मार दिया एक जोर सा, तो वो क्या हो गया, एक्शन फोर्स हो गया। उसके बाद में आपने सहन कर लेगा, नहीं, आपने भी उसको खींच कर रख दी, तो वो क्या हो गया, वहां पर रिएक्शन हो गया। तो फोर्स क्या कहते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये थे न्यूटन बाबा के 3 लॉ, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं समझा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हो, मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये वीडियो में अगर मैंने वो कवर कर लिया तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में भी बोरिंग होगा। तो इससे अच्छा है कि हम न्यू और फ्रेश वीडियो में ही वो चालू कर लेंगे।